Hello students, welcome to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कुछ टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका पहला टॉपिक से, जो कि है आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। Organizational behavior is a dash science that deals with what people do in an organization and how their behavior affects the performance of the organization। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। पहला ऑप्शन है बिहेवियरल, दूसरा है मैथमेटिकल, तीसरा है सोशल और चौथा है आपका लॉजिकल। तो जैसा कि आपको पता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपके दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है आपका ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है आपका बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज टू और मोर इंडिविजुअल्स हु आर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर with a structured setup and working in an interdependent way to achieve some common objective। यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग जब एक साथ मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो वो हो जाता है मेरा ऑर्गेनाइजेशन। बिहेवियर क्या होता है आपका? बिहेवियर होता है आपका नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द कॉमन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। और इन्हीं दोनों वर्ड्स को मिला के बना है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका क्या है? बिहेवियरल साइंस है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ बिहेवियरल साइंस दैट डील्स विद व्हाट पीपल डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है आपका साइंटिफिक मेथड्स को डेवलप करता है आपका थ्योरीज को डेवलप करता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ एंड व्हाई द पीपल बिहेव इन अ स्पेसिफिक वे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हर किसी पर्सन का बिहेवियर अलग अलग होता है। कोई एक सेम सिचुएशन में भी एक ही सिंगल पर्सन का अलग अलग टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि बिहेवियर जो होता है आपका इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर दोनों को मिला के बनता है। और किसी भी एक टाइम पे या किसी भी सेम सिचुएशन पे किसी पर्सन का सेम स्टेट हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए their person can the behavior cannot be predicted with exactness and therefore predictions made to assess their behavior may fail in certain situations। लेकिन इन्हीं सारे बिहेवियर को स्टडी करने के लिए आपका बहुत सारा थ्योरीज बनाया गया है, मोटिवेशन का, लीडरशिप का, सो दैट यू कैन प्रोडिक्ट द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल। और इन्हीं सारी थ्योरीज को हम पढ़ते हैं आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ डैश साइंस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका आंसर होगा बिहेवियरल साइंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is not a level of analysis in organizational behavior? ऑप्शन है आपका इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पॉलिटिकल। अगर हम बात करें आपका स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कवर्स द थ्री ब्रॉड एरियाज ऑफ स्टडी। थ्री ब्रॉड एरियाज को कवर करता है। पहला है आपका इंडिविजुअल बिहेवियर, दूसरा है आपका ग्रुप बिहेवियर और तीसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो स्टडी करता है आपका तीनों को, इंडिविजुअल बिहेवियर को, ग्रुप बिहेवियर को, एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। वो स्टडी नहीं करता है आपका पॉलिटिकल फैक्टर को। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा पॉलिटिकल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? Option A, organizational behavior is both a science and art. Organizational behavior is based on intuition. Third option, organizational behavior studies three determinants of behavior in organization, जो है आपका individual behavior, group behavior and behavior of organization itself. और चौथा ऑप्शन है आपका organizational behavior is an important part of management। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं what are the various features of organizational behavior। सबसे पहला फीचर है आपका पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट जो डील करता है आपके ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, ये डील करता है आपके उन सारे फैक्टर्स से, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने में या अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, तो इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर। तो दूसरा है आपका फीचर डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी।
ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट तो है, लेकिन वो एक डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी है, क्योंकि यहाँ पे हम ह्यूमन एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स ने बहुत सारे स्टडी के बाद ऐसे थ्योरीज को डेवलप किया है विच आर कंसर्न अबाउट द पीपल एट वर्क प्लेस. It recognizes that employees' behavior is not only affected by job conditions but also by the interpersonal relation at the work situation. इसलिए इसको एक डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ स्टडी कहा गया है. थर्ड है आपका लेवल्स ऑफ स्टडी. अभी अभी हमने स्कोप में देखा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी द थ्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. पहला है आपका इंडिविजुअल, दूसरा है आपका ग्रुप बिहेवियर और तीसरा है आपका बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ. ठीक है, तो तीसरा है आपका लेवल्स ऑफ स्टडी. फोर्थ ऑप्शन है आपका या फोर्थ फीचर है आपका इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी. इसको इंटरडिसिप्लिनरी क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे आप जो स्टडी करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, ये जो अपना नॉलेज को ड्रॉ कर रहा है या डिराइव कर रहा है फ्रॉम द वेरियस अदर फील्ड्स ऑफ बिहेवियरल साइंस लाइक योर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सारे से आपका बिहेवियर को वो डिराइव करता है. और इन सारे फील्ड्स को इंटीग्रेट करके, इन सारे फील्ड्स के नॉलेज को इंटीग्रेट करके हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं आपका रिलेटेड टू योर ह्यूमन बिहेवियर एट द वर्क प्लेस. ठीक है, इसलिए इसको एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी कहा गया है, क्योंकि ये वेरियस एस्पेक्ट्स या अदर फील्ड्स को भी इंक्लूड करता है अपने में, जो है आपका साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. नेक्स्ट पॉइंट है आपका अप्लाइड फील्ड ऑफ नॉलेज. वो भी इज एन अप्लाइड फील्ड ऑफ नॉलेज, क्योंकि ये जो हमारा नॉलेज जो गेन कर रहा है अबाउट द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस, ये इन सारे नॉलेज को अप्लाई करता है इन ऑर्डर टू एनहांस द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. ठीक है, इसलिए एक अप्लाइड फील्ड ऑफ नॉलेज है. नेक्स्ट है आपका साइंस एंड आर्ट. वो भी इज बोथ साइंस एंड आर्ट. क्यों इसको साइंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नॉलेज ड्रॉ करता है अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी, और एज एन आर्ट इट अप्लाइज दीज नॉलेज. ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द ह्यूमन बिहेवियर इन द राइट डायरेक्शन. तो एज अ साइंस इट ड्रॉज नॉलेज एंड एज एन आर्ट इट अप्लाइज दैट नॉलेज. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिस्टमैटिक स्टडी. Now, OB is not based on intuition, it is based on rational thinking that explains why people behave in a particular way. It predicts what people would do in different situations in a systematic way. यहाँ पे आपके जो predictions होते हैं that are based on systematic study of behavior, based on scientific evidences which collects data under controlled conditions and interprets it in a systematic way. और ये जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है आपका अपॉन द वेरियस थ्योरीज दैट डिफाइन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉर एक्शंस परफॉर्म्ड बाय पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये आपका इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होता है, रैशनल थिंकिंग पे बेस्ड होता है, जो एक्सप्लेन करता है कि कोई भी एक पार्टिकुलर पर्सन किसी पार्टिकुलर सिचुएशन में इस टाइप से बिहेव क्यों कर रहा है. ठीक है, ये वेरियस डेटा को कलेक्ट करता है और इन डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको थॉरो स्टडी के बाद उसी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है आपका upon the various theories जो डिफाइन करता है कि what are the cause and the effect about the behavior of a person. इसीलिए आपको organizational behavior को एक systematic study कहा गया है. तो आइए देखते हैं उस particular question को. पूछा था which of the following is not a feature of organizational behavior. तो OB is both a science and an art. Yes, it is. OB is based on intuition. No. अभी हमने देखा कि OB is not based on intuition. It is based on systematic study. ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी पे बेस्ड होता है, इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं होता है. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ओबी इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स इन. पहला ऑप्शन इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी मेंटेन गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आइए देखते हैं व्हाट आर द वेरियस इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. सबसे पहला इंपॉर्टेंस है आपका साउंड वर्क एनवायरनमेंट. नाउ सिंस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर एंड यू वेरी वेल नो कि जो पीपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे आर नॉट जस्ट वर्किंग टू सैटिस्फाई द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. वो वहाँ पे काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सैटिस्फाई देयर पर्सनल गोल्स थ्रू द रिवॉर्ड दे गेट बाय परफॉर्मिंग इन द ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, यानी कि दे आर वर्किंग फॉर द सैलरी. ठीक है, बट सिंस दीज रिवॉर्ड्स आर अ नीड satisfying motivators that promote an individual action that you get the reward so you are doing that work.
लेकिन इन काम करने के बीच में आपको बहुत सारा ऐसा सिचुएशन आएगा वेयर यू आर गोइंग टू फेस स्ट्रेस, यू आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स विद द मैनेजर्स एंड विद योर कोवर्कर्स। तो ये आपके किस पे इफेक्ट करेगा डायरेक्टली, ये आपके डायरेक्टली आपके परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, आपके मोटिवेशन लेवल पे इफेक्ट करेगा। लेकिन वो भी इंश्योर करता है कि अंडर सच अ सिचुएशन व्हाट शुड बी डन। So it provides a functional oriented work environment where the organization and the people strive to fill each other's need। ठीक है, तो यह पहला साउंड वर्क इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो साउंड वर्क इन्वायरमेंट को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। दूसरा है आपका प्रोवाइड्स अ साइंटिफिक विजन टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। अभी हमने देखा था आपका कि ओबी इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी क्यों था? क्योंकि यहाँ पे जो आपका वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल साइंस है या फिर बिहेवियरल साइंस है, लाइक योर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इन सभी का हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। साइकोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर। सोशियोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन ग्रुप्स। और एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल्स एंड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। मीन्स थ्रू आउट life, what are your behavior or changes that take place that we study in anthropology। ठीक है, तो इन सभी के कॉन्सेप्ट्स को मिला के हमने बनाया है आपका साइंटिफिक मेथड्स टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एट देयर वर्क प्लेस, जो आता है आपका बिहेवियरल साइंस में, जो आपको प्रोवाइड करता है एक साइंटिफिक विजन टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 3, कम्युनिकेशन। नाउ इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ही वो चीज़ है जिसके द्वारा पीपल कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प करता है आपके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। कैसे? क्योंकि वो एनालाइज करता है द वेरियस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो सजेस्ट द मेजर्स टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। ठीक है, तो आपके वो फैक्टर्स को, वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करता है, एनालाइज करता है, जो किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्ट कर सकता है, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मेजर्स को सजेस्ट करता है जो कि आपके कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो ये है आपका तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट है आपका इंट्रोडक्शन टू चेंज। नाउ द ओनली थिंग परमानेंट इन द होल वर्ल्ड इज चेंज। ठीक है, तो एवरीवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन you need to introduce changes according to the changes in technology, social, political and other environmental factors। और ये changes जो होता है often बहुत सारे हमारे organization के members जो होते हैं वो उसको resist करते हैं, लेकिन इस resistance को हम overcome कैसे कर सकते हैं? By providing proper education and through effective communication। So the study of organizational behavior helps us in overcoming these resistance to change। नेक्स्ट है आपका मोटिवेशन। मोटिवेशन, एज यू ऑल नो कि मोटिवेशन क्या होता है? इट हेल्प्स एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म बेटर एंड गिव देयर बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ये हेल्प करता है आपके एम्प्लॉयज को टू कंप्लीट देयर टास्क इन टाइम एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग देयर गोल्स। कोई भी पर्सन अगर मोटिवेटेड रहता है तो वह अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से करता है, यानी मोटिवेशन इनहांसेस योर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इसलिए द सक्सेस ऑफ अ मैनेजर largely depends upon the motivation of his subordinates to work for organizational goals। If the employees are motivated, they will work better, और अच्छे से काम करेंगे तो आपका organizational goals जो है वो अचीव हो पाएगा। और आपका जो organizational behavior होता है वो हेल्प करता है आपके employees के needs को और desires को find out करने में। और जैसे ही आपको पता रहेगा कि what are the various needs and desires of the subordinates, तो आप उनको अगर बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो आप उनके नीड्स और डिजायर को अगर फुलफिल करते हैं तो दे विल फील मोटिवेटेड, एंड इफ दे आर मोटिवेटेड मींस योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेंटेनिंग गुड ह्यूमन रिलेशन। ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर प्रोवाइड्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड ग्रुप बिहेवियर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके और मैनेजमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, या स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो हेल्प करता है आपको इस कॉज को फाइंड आउट करने में,
इस पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन के बीच में जो आपका कॉज है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको फाइंड आउट करने में और आल्सो सजेस्ट suitable measures for their improvement. नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉइज इन अ बेटर वे। ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है वो आपको हेल्प करता है टू डेवलप एंड मेंटेन गुड रिलेशनशिप अमंग द एम्प्लॉइज। इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू नो इट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड अकॉर्डिंगली मेक इट्स स्ट्रैटेजी। आपके ऑर्गेनाइजेशन को उसके स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है आपका प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करना आपको बताता है। कैसे आपको बताता है? क्योंकि वो आपको एक कंजीनियल वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक गुड वर्किंग इन्वायरमेंट, एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है और साथ ही साथ आपको एक गुड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। Now, organizational behavior also helps in predicting the behavior of employees and accordingly use the skills of employees in the development of organization. जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट हाउ अ पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज गोइंग टू रिएक्ट इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो इसी से आपको हेल्प मिल जाता है कि आप उसके उस बिहेवियर का काउंटर एक्शन क्या ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है आपका इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड फैसिलिटेट क्विक चेंज। Now, organization culture is very important for all the organization. A good culture can be built inside the organizations. Employees respect the values and culture of other employees and help them work in a cross-culture environment. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो होता है आपका मेंटेन करने में हेल्प करता है आपको गुड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और फैसिलिटेट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके रिलेटेड टू योर इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा था आपसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हेल्प्स इन डैश। ऑप्शन है आपका इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो यस इट हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मेंटेन गुड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, तो यस। अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन, यस। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीस। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं है अब इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका in which model of organizational behavior employee orientation is obedience to boss not respect for managers। तो आपका 4 मॉडल्स होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। 4 मॉडल क्या क्या है आपका? ऑटोक्रेटिक मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कस्टोडियल मॉडल एंड कोलिजियल मॉडल। ये 4 आपके इंपॉर्टेंट मॉडल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। आइए एक एक करके देखते हैं ये क्या है। ऑटोक्रेटिक मॉडल ना ऑटोक्रेटिक मॉडल जो है आपका वो पावर पर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो आपका कमांडिंग एक्शन होता है वो मैनेजर के पास होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज के पास यहाँ पे कोई भी पावर नहीं होता है। यहाँ जो एम्प्लॉयज होते हैं वो इन्फोर्स्ड होते हैं या फोर्स्ड आउट होते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजर का जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो करने के लिए। अगर उन्होंने ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो उनको पेनल्टी लगता है। ठीक है, ये कहता है आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल। यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं या यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको कंट्रोल में रखता है। ये जो पार्टिकुलर मॉडल है ऑटोक्रेटिक मॉडल, ये एम्प्लॉयज़ को पसंद एकदम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन है ही नहीं। यहाँ पे जो वो कहेंगे आपको वही करना है। मीन्स यहाँ पे जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे जो एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन होता है वो होता है आपका ओबीडियंस टू बॉस एंड नॉट रिस्पेक्ट फॉर मैनेजर्स। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ जो होते हैं ना आपके बॉस जो आपको बोल रहे हैं वो करना है। मीन्स दे आर जस्ट अबाइडिंग बाय द जो आप बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैनेजर्स के प्रति उनके मन में थोड़ा सा भी रिस्पेक्ट की भावना नहीं होती है और इससे साइकोलॉजिकल रिजल्ट निकल के क्या आता है दैट दे आर डिपेंडेंट ऑन द बॉस फॉर ईच एंड एवरी एक्शन। Now, the boss also has the power to fire or perspire them. Fire मतलब काम अच्छे से नहीं किया तो you go out और perspire मतलब उनको retain करके और दूसरा काम देना। ठीक है? Now the boss pays minimum wages as the output of the employee performance is minimum. ये वाला मॉडल आपका पहले एक्सेप्टेबल था जब और बाकी सारे मॉडल्स के बारे में या बाकी और ऑल्टरनेटिव्स के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। बट आज के डेट में ये मॉडल तभी काम आ सकता है जब आपको ऑर्गेनाइजेशनल क्राइसिस का माहौल है। ठीक है, तो ऑटोक्रेटिक मॉडल क्या होता है?
ऑटोक्रेटिक मॉडल जो डिपेंड करता है आपके पावर पे। यहाँ जो कमांडिंग एक्शन होता है वो कौन करता है, आपका मैनेजर करता है। एम्प्लॉयज को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को ओबे करना होता है। अगर वो ऑर्डर्स को ओबे नहीं करेंगे तो उनको पेनल्टी लगेगा। यहाँ पे जो होता है वर्किंग इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल इन नेचर होता है। यहाँ पे जो एम्प्लॉय का ओरिएंटेशन होता है दैट इज ओबीडियंस टू बॉस एंड नॉट रिस्पेक्ट फॉर मैनेजर्स। यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो साइकोलॉजिकली आपके बॉस पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर ईच एंड एवरी एक्शन। और बॉस जो होता है उसके पास राइट होता है या पावर होता है टू फायर और फर्स्ट फायर द एम्प्लॉयज। यहाँ पे एम्प्लॉयज को बहुत ही ज़्यादा मिनिमम वेजेस दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पहला मॉडल, ऑटोक्रेटिक मॉडल। दूसरा मॉडल है आपका सपोर्टिव मॉडल। नाउ अभी अभी हमने देखा ऑटोक्रेटिक मॉडल में आप अथॉरिटी पे या पावर पे डिपेंड करते हैं, लेकिन सपोर्टिव मॉडल में जो है आप लीडरशिप पे डिपेंड करते हैं। लीडरशिप क्या होता है आपका, या लीडर कौन होता है? लीडर, एक अच्छा लीडर वही होता है जो सबको साथ लेके चलता है। तो यहाँ पे आपके जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोवाइड कराता है आपको एक ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट जो एम्प्लॉय को हेल्प करता है टू ग्रो एंड अकम्प्लिश इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो आपका ऑटोक्रेटिक में नहीं होता था। यहाँ पे लीडर जो होता है वो अज्यूम करता है दैट द वर्कर विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विल डेवलप अ ड्राइव टू कंट्रीब्यूट एंड इम्प्रूव देमसेल्फ इफ द मैनेजमेंट विल गिव देम अ चांस। यानी यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं उनको ये भरोसा होता है कि अगर हम एक चांस देंगे अपने एम्प्लॉय को तो वो लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से पूरा करेंगे। साथ ही साथ वो ऐसा भी ट्राई करेंगे कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो और इम्प्रूव हो सके। यहाँ पे जो मैनेजमेंट ओरिएंटेशन होता है वो होता है टू सपोर्ट द एम्प्लॉयज जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, यहाँ पे जो आपके मैनेजमेंट ओरिएंटेशन है वो चाहते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय को सपोर्ट करे रिलेटेड टू देयर जॉब। नाउ सिंस यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है वो सपोर्ट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो यहाँ का जो साइकोलॉजिकल रिजल्ट होता है वो होता है अ फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, द एम्प्लॉयज फील पार्टिसिपेटेड, वहाँ पे एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ठीक है, जो कि आपके ऑटोक्रेटिक मॉडल में नहीं होता था। ये जो पार्टिकुलर मॉडल है सपोर्टिव मॉडल, ये वर्क करता है आपके बहुत अच्छे तरीके से विद रिस्पेक्ट टू बोथ मैनेजर्स एंड द एम्प्लॉयज। और ये मॉडल जो होता है वो आपके एम्प्लॉयज एज वेल एज द मैनेजर्स दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल फील करते हैं इसमें। ठीक है, तो अब तक हमने आपका दो मॉडल देखा है, ऑटोक्रेटिक मॉडल और सपोर्टिव मॉडल। आइए तीसरा मॉडल देखते हैं। तीसरा मॉडल है आपका कस्टोडियल मॉडल। अभी हमने देखा था आपका कि ऑटोक्रेटिक मॉडल डिपेंड्स अपॉन पावर, पावर पर डिपेंड करता है। नाउ मैनेजर्स को लगा कि जो आपका पावर पे है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज है उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन की भावना डेवलप होने लगी है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो पैसा मिलता था या रिवॉर्ड मिलता था वो भी कम मिलता था। ठीक है ना, सिंस यू आर बीइंग पेड लेस, तो आपके अंदर जाहिर सी बात है कि फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन या एग्रेसिव नेचर आपका डेवलप होने लगता है। नाउ द प्रोग्रेसिव मैनेजर्स फेल्ट कि इसको बेटर करने के लिए, ठीक है, वी मस्ट डू समथिंग। और इसी एम्प्लॉय रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए, उनके इनसिक्योरिटी को हटाने के लिए यहाँ पे आया आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेस। ठीक है, नाउ इसके अकॉर्डिंग अगर हम एम्प्लॉयज को अच्छा अमाउंट देंगे तो दे विल वर्क प्रॉपरली। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास वेल्थ नहीं है, ठीक है, तो दे कैन नॉट यूज दिस कस्टोडियल मॉडल, बिकॉज कस्टोडियल मॉडल डिपेंड्स अपॉन योर इकोनॉमिक रिसोर्सेस, मनी पे डिपेंड करता है। नाउ सिंस द एम्प्लॉयज आर बीइंग पेड, द एम्प्लॉयज आर सैटिस्फाइड एंड हैप्पी बट दे आर नॉट स्ट्रांगली मोटिवेटेड। अभी भी स्ट्रांगली मोटिवेटेड नहीं है क्योंकि उनके काम के एवज में उनको इकोनॉमिक रिसोर्सेज या मनी तो मिल रहा है बट पार्टिसिपेशन नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका तीसरा कस्टोडियल मॉडल। लास्ट मॉडल है आपका कोलिजियल मॉडल। ना कोलिजियल का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ बॉडी ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली। यानी कि कोलिजियल मॉडल जो है आपका डिपेंड करता है टीम स्पिरिट पे या टीम कॉन्सेप्ट पे। ठीक है ना, फर्स्टली हमने देखा आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल जो डिपेंड करता है पावर पे। दूसरा हमने देखा आपका सपोर्टिव मॉडल जो डिपेंड करता है आपके लीडरशिप पे। तीसरा हमने देखा कस्टोडियल मॉडल
जो डिपेंड करता है आपका इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, और लास्ट हमने देखा आपका कोलिजियल मॉडल जो डिपेंड करता है आपका टीम कॉन्सेप्ट पे या फिर टीम स्पिरिट में। सो द बेसिस ऑफ कोलिजियल मॉडल इज पार्टनरशिप, ठीक है। नाउ द मैनेजरियल ओरिएंटेशन इन कस्टोडियल मॉडल इज that the management works as a coach that builds a better team, and the employee response to this situation is responsibility. और यहाँ पे जो है आपका psychological result is that it develops a self discipline. जब आपके जाहिर सी बात है when the employees feel responsible तो automatically discipline आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट है एक कोच की तरह काम करता है who works to build a better team, और यहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर लेते हैं और ऑटोमेटिकली जो है आपका वर्क अच्छे से होने लगता है, यानी परफॉर्मेंस इनहांस हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर योर 4 मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर: ऑटोक्रेटिक मॉडल, सपोर्टिव मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, कोलिजियल मॉडल। आई होप आपको अब मॉडल्स ऑफ ओबी में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं वो पार्टिकुलर क्वेश्चन। पूछा था आपसे इन विच मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज ओबीडियंस टू बॉस एंड नॉट रिस्पेक्ट फॉर मैनेजर्स। तो ये होगा आपका क्या, ऑटोक्रेटिक मॉडल, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ वही काम करना होता है जो उनके बॉस ने उनसे कहा है। यहाँ पे एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन एकदम भी नहीं होता है, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एम्प्लॉय ओरिएंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अभी अभी हमने देखा था आपका जो था आपका 4th मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या था, कोलिजियल मॉडल। या हमने देखा था कि द साइकोलॉजिकल रिजल्ट ऑफ द मॉडल फॉर एम्प्लॉय इज सेल्फ डिसिप्लिन, एंड व्हेन एन एम्प्लॉय फील्स दैट ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन कम्स इन एंड दे परफॉर्म। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कोलिजियल मॉडल, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, साथ ही साथ उसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि उसका मॉडल्स क्या क्या है, कि मॉडल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या क्या है। चलिए तो उम्मीद करेंगे कि इन सारे टॉपिक्स में आपको कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए MCQs के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग। थैंक यू।